ओके, गुड इवनिंग गाइस। जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था एक बार शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं। सो इन क्लास वन हम लोगों ने सिंपल कैश बुक सीखा था। क्लास टू हमने डबल कॉलम कैश बुक सीखा था। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या, अब आप सेम कैश बुक में बैंक कॉलम भी बनाओगे, कैश कॉलम भी बनाओगे। मीन्स वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शन ऑल्सो एंड कैश ट्रांजेक्शन ऑल्सो। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो था कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया था। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? एक ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपके कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्ट करती हैं। ऐसे दो ट्रांजेक्शन हमने देखा था कि ये दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसके अलावा और कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। पहला डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक एंड दूसरा विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। मतलब ये दोनों ऐसी एंट्री है जिसमें कैश डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, या बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट कर हो रहा है। मींस कैश और बैंक दोनों है और दोनों ऑपोजिट साइड में है। सो ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पर कैश बुक के डेबिट साइड पर भी रिकॉर्ड होगा सेम ट्रांजेक्शन और क्रेडिट साइड पर भी रिकॉर्ड होगा। दैट्स व्हाई दिस एंट्री इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। और इसको कैसे पोस्ट करना है मैंने आपको बताया था। कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए आप मन में जर्नल एंट्री सोच लीजिएगा, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक था, सो कैश बैंक में जमा किया तो बैंक डेबिट होगा। बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक के डेबिट साइड में क्या 5000 लिख लिया, लिखा बैंक के कॉलम में लेकिन नाम ऑपोजिट आएगा। इसी तरह सेम ट्रांजेक्शन में बैंक डेबिट हो रहा था तो कैश क्रेडिट हो रहा था, तो जाऊंगा कैश के क्रेडिट साइड पर लेकिन नाम क्या लिखूंगा, बाय बैंक। और तो और इस ट्रांजेक्शन के साथ मैं क्या करूंगा, सी का ठप्पा लगा दूंगा, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ। दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड योर कॉन्ट्रा एंट्री। ये हमने चेक किया था। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम जो अभी सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैंने सोचा था पहले आपको मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बट कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिसिप्ट ऑफ चेक। रिसिप्ट ऑफ चेक मतलब जब आपको चेक मिलता है। अब क्या है, हम लोग कैश बुक बना रहे हैं डबल कॉलम, बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे, बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे तो चेक इन्वॉल्व होगा। चेक या तो हमें रिसीव होगा या तो हमें पे करना पड़ेगा। बट हम जो स्पेशल देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, जब आपको चेक मिलेगा। चेक पे करना एक स्पेशल चीज नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को चेक पे करा, मैंने विवान को चेक दिया, मेरा काम हो गया। नाउ अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने चेक दे दिया, मुझे पेमेंट करना था, मैंने चेक दे दिया। अब विवान उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है नहीं करता है, जमा हुआ नहीं हुआ, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही टाइम पे प्रॉब्लम होगा, जब विवान चेक जमा कर देगा और वो चेक बाउंस हो जाएगा, तब मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, पर बाकी और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। सो जब आप चेक को पे करते हैं तो कुछ स्पेशल यहाँ पर हमको नहीं करना पड़ता है। बट व्हेन यू रिसीव अ चेक, आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं गाइस। पहला ऑप्शन, डिपॉजिट दैट चेक ऑन द सेम डे इन द बैंक। चेक मिला, सेम डे पे मैंने डिपॉजिट कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, डिपॉजिट दैट चेक इन द बैंक ऑन एनी अदर डे। आज चेक मिला, मैंने आज बैंक में डिपॉजिट, पहला वाला क्या था, आज के आज ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। दूसरा वाला क्या है, मुझे चेक तो मिला लेकिन मैंने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, कल परसों 2-3 बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जब भी डिपॉजिट करूंगा, बाद में डिपॉजिट करूंगा। एंड तीसरा, इंडोर्सिंग द चेक टू अदर पर्सन। अब इसका मतलब क्या है, इंडोर्स करना मतलब होता है, इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना। आप अपने चेक को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे भावेश ने एक चेक दिया 10,000 का, ठीक है। अब ये चेक मुझे दिया, मैं क्या करूं, अब मुझे किसी और को पेमेंट करना था,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक को पहले बैंक में जमा करना पड़ेगा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, फिर मैं किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करूंगा। इससे अच्छा मैं एक काम क्या कर सकता हूँ, उसी चेक को मॉडिफाई करके मैं किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूँ। मतलब मुझे भावेश ने चेक दिया और मुझे मनस को पेमेंट करना था, तो मैंने वही भावेश का चेक मनस को आगे फॉरवर्ड कर दिया कि मनस मुझे तुझे पैसा तो मॉडिफाई कैसे? मॉडिफाई, ये मॉडिफाई कैसे? एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जब आप लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू सेम दो ऑप्शन है। पहला तो जब मैं भावेश तुमसे चेक लेता तो मैं उस पर नाम ही नहीं लिखवाता, फिर मेरे पास आया, मुझे मनस को पेमेंट करना था, मैं मनस का नाम लिख के दे देता, तो तुम्हारे चेक बैंक अकाउंट से कट जाता, मनस के बैंक अकाउंट में पेमेंट हो जाता। ये तो एक अलग ट्रिक है। लेकिन आपने मुझे चेक दिया, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, तुलसन एजुकेशन हब, आपने फीस पेमेंट करी, तुलसन एजुकेशन हब के नाम का चेक बना दिया। नाउ इफ आई वांट टू ट्रांसफर दिस चेक, एक लीगल प्रोसेस होता है, हाउएवर वो प्रोसेस अब फॉलो नहीं होता है, बट देयर इज ऑप्शन अवेलेबल जब आप मॉडिफाई कर सकते हो चेक को। क्योंकि बेसिकली तो भावेश ये बोल रहा था, सर हम चेक पे तो कुछ लिख सकते नहीं है, क्योंकि लिखेंगे तो वो चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगा। बट देयर आर सम लीगल प्रोसीजर जिसके थ्रू आप अपने चेक को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। हाउएवर वो मेथड फॉलो होता नहीं है, बट देयर इज ऑप्शन अवेलेबल। तो जब आप वही चेक जो आपको मिला है वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देते हो, उसे बोलते हैं इंडोर्सिंग द चेक। ये समझ में आया? Yes. ओके, सो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। सो लेट्स टेक केस बाय केस। फर्स्ट ऑप्शन होगा तो क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन होगा तो क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन होगा तो क्या करेंगे। सो मैं पहला चेक केस ले रहा हूं। क्या चेक केस लिया मैंने, अपन ने केस लिया दैट पहले मुझे चेक मिला और सेम डे पे मैंने इसको डिपॉजिट कर दिया। इसको रंग बिरंगा बना देते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या एग्जांपल ले लिया मैंने, रिसीव चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम महक, महक से मुझे पैसे लेने था, एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, मैंने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया। तो गाइस ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक मिला तो कैश बुक के कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि चेक रिसीव हुआ। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होगा, कैश या बैंक? बैंक। बैंक कॉलम में। चेक मिला तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दूंगा और नाम लिख दूंगा टू महक। ठीक है, तो इसमें कोई भी झंझट। तो अभी तक हमने जो भी ट्रांजेक्शन करे हैं कुछ ऐसे ही करे थे। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि आप कैसे शो करोगे। ऐसे। सो क्या करा मैंने, ये कैश बुक का एक फॉर्मेट बना दिया छोटा सा मैंने, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट अमाउंट कैश बैंक। तो क्या करा, इधर इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया मैंने। कोई टेंशन इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सर हम करते ही हैं, ऐसा कोई दिक्कत था नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम वाला है सेकंड वाला। इसमें पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर केस 2, डेट 5 अप्रैल और डेट 8 अप्रैल। ये केस 2 बना लिया मैंने इसको, और इसको भी मैंने, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला। ओके, केस 2 में क्या लिखा है, डज नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे एंड विल बी डिपॉजिटेड लेटर। हम बाद में जमा कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से कहानी हुई कि 5 अप्रैल को रिसीव अ चेक फ्रॉम महक ऑफ ₹5,000। हमको बोला रिसीव अ चेक ऑफ फ्रॉम महक फॉर ₹5,000। 5 अप्रैल को चेक मिला, 8 अप्रैल को मैंने ये चेक डिपॉजिट करा, चेक ऑफ महक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब गाइस देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि 5 अप्रैल को मुझे चेक मिला है, क्या मैं इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर पाऊंगा? क्योंकि कैश बुक में आप तभी रिकॉर्ड करोगे या तो कैश इफेक्ट हो या तो बैंक इफेक्ट हो। पहली बात, कैश तो इफेक्ट हो ही नहीं रहा क्योंकि कैश का कोई झंझट ही नहीं है।
बैंक भी इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि चेक तो मुझे मिल रहा है, पर क्या मैंने बैंक में डिपॉजिट किया? नो सर। नहीं किया, तो मैं इसे कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ भी इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। पर सर चेक तो मिला ना आपको, चेक मिला, बैंक पे इफेक्ट होगा? होगा, हो नहीं रहा है। हम ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजैक्शन होता है। तो तुम बोलोगे सर ट्रांजैक्शन हो तो रहा है, चेक मिल तो रहा है, तो मैं यही बोल रहा हूँ मेरे मुन्ना, चेक मिल रहा है, जमा नहीं हो रहा। पर सर मिल तो रहा है, ओके, मिलने की एंट्री कर देंगे, पर डिपॉजिट की एंट्री नहीं होगी। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आपको चेक रिसीव हो रहा हो और आप चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी जिस दिन आपको रिसीव हुआ। जो मैंने बोला वो समझ में आया? यस सर। क्यों? क्योंकि उस दिन चेक तो मिल रहा है, उस दिन चेक तो मिल रहा है, पर वो डिपॉजिट नहीं हो रहा। तो मिलने की एक जर्नल एंट्री आप पास कर सकते हो, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब क्या होगा? जर्नल में रिकॉर्ड होगा 5 अप्रैल को। ठीक, तो कुछ इस तरीके से देखो, आप इसको शो करोगे। मैं आपको बना के बताता हूँ फिर समझाता हूँ। सो अब मैं क्या करूंगा, देखिए, पहले मैं समझाता हूँ आपको, तभी समझ में आएगा। सो मुझे चेक मिला 5 अप्रैल को, पर मैंने डिपॉजिट नहीं किया। इट मीन्स मैं कैश बुक में एंट्री कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैं क्या किया, मैं गया जर्नल में और मैंने एक एंट्री पास करी। मेरे पास क्या आया? चेक आया। वैसे जब कोई चेक मिलता था तो हम लोग एंट्री क्या पास करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन से मिला। तो जब हम ये एंट्री पास करते थे, वी अज्यूम कि ये चेक मैंने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। बट यहाँ तो हमें पता है हमने नहीं डिपॉजिट किया ना, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि आपने महक का चेक 8 अप्रैल को करा है। तो आप 5 अप्रैल को कैश बुक में तो एंट्री नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? जर्नल में जाओगे, 5 अप्रैल को एंट्री पास करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। गैस, चेक इन हैंड एक टेम्पररी अकाउंट होता है। ये उन चेक्स के लिए ओपन होता है जो आप रिसीव तो कर लेते हो लेकिन आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। तो मैं क्या करूंगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू महक अकाउंट। अब मैं बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा। जैसे मैं ऊपर आपको डिस्काउंट की एंट्री पास करवा रहा था ना नीचे, ऐसे ही आप जर्नल में नीचे एक एंट्री पास करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू महक अकाउंट। चेक इन हैंड क्यों डेबिट करा? क्योंकि चेक मिला। महक को क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि महक गिवर है। तो 5 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं होगी कैश बुक में। ठीक है? डाउट? सर ऊपर क्यों लिखा है चेक इन हैंड? यहाँ पर उसमें बेटा कैश बुक में ये कैश बुक का फॉर्मेट है। ये अभी अभी आ रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पहुंचा नहीं हूँ। तो मैंने क्या करा जर्नल में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ काव्या कि कैश बुक में मैं एंट्री नहीं करूंगा 5 अप्रैल को। 5 Yes. अप्रैल को, मैं अभी 5 अप्रैल पर ही हूँ। हाँ सर, नहीं मैं पूछ रहा था कि 8 अप्रैल में लिखना था ना कि टू एक बैंक मिनट एक अकाउंट मिनट सीधे। एक मिनट, मैं 8 अप्रैल पे पहुंचा ही नहीं हूँ। 5 अप्रैल तक का कोई अच्छा। कंफ्यूजन? यस। नो 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 सर। ओके। सो 5 अप्रैल को आप जर्नल में एंट्री करोगे। तो एज पर आवर क्वेश्चन हम उसे वर्किंग नोट में नीचे एंट्री पास करेंगे। और एंट्री क्या पास करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू महक अकाउंट 5000। अब 8 अप्रैल को तो मैं बैंक में जमा कर कर आ गया। तो 8 अप्रैल को मुझे कैश बुक में एंट्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में इफेक्ट हो रहा है। तो बैंक में जमा हो रहा है कि बैंक से कट रहा है पैसा? जमा हो रहा है। जमा हो रहा है। तो कौन सी साइड पे लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड पर, लेफ्ट। रिसिप्ट वाले। तो मैंने डेबिट साइड में बैंक कॉलम में 5000 लिख लिया। अब मैं महक का नाम नहीं लिख सकता क्योंकि महक को तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और ये महक का चेक मैंने कौन से अकाउंट में रखा हुआ है? चेक इन हैंड में। इसलिए जब मैं एंट्री करूंगा तो चेक इन हैंड के नाम से करूंगा। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए चाहे तो आप नीचे ब्रैकेट में यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिख लो, बट आप यहाँ पर टू महक नहीं कर सकते बिकॉज टू महक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप फिर से टू महक करोगे तो महक 2 बार क्रेडिट हो जाएगी। एक बार 5 को क्रेडिट हो जाएगी, एक बार 8 को। ठीक है? सो इफ आई समराइज दिस थिंग, केस 2 को अगर मैं समराइज करूं कि जब चेक मिला और बाद में डिपॉजिट किया, तो जिस दिन आपने चेक रिसीव करा उस दिन आप कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है? सो यहां पर मैं लिख लेता हूं,
when we receive the check and did not deposit, then a journal entry will be passed. यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, deposit did not deposit, we cannot record this transaction in the cash book. Reason? Because neither cash nor bank is affected. ठीक है? On the date of receipt, we pass journal entry. ठीक है? कौन सी? चेक इन हैंड वाली, चेक इन हैंड वाली. फिर on the date of deposit in bank, we make entry in the cash book by the name check in hand. अब आप उस पर्सन के नाम से एंट्री नहीं करोगे, चेक इन हैंड के नाम से करोगे. ये समझ में आ गया? यस सर. सिंपल है भैया, मिला है जिस दिन, उस दिन एंट्री मत करो, उस दिन नीचे जर्नल एंट्री करो, कैश बुक में मत करो. और जिस दिन डिपॉजिट करोगे उस दिन कैश बुक में करो, लेकिन नाम मत लिखना, चेक इन हैंड लिख देना. ठीक? चलिए, अब आता है अपना लास्ट केस. लास्ट केस क्या है? चेक, इधर से मैं इसको पहले कॉपी ले लेता हूं. तेरी नया लैपटॉप लेने का टाइम आ गया. है केस 3 है, when the received check is not deposited and endorsed to other person. जब आपको चेक मिला, आपने डिपॉजिट नहीं करा और क्या करा, ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, अदर पर्सन को, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गाइस सिंपल है, ना रिसिप्ट वाले डेट के दिन कैश बुक में एंट्री होगी, ना ही इंडोर्स वाले दिन कैश बुक में एंट्री होगी. मतलब कैश बुक में कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन का एंट्री होगा ही नहीं. सिंपल सा रीजन है, जब मुझे चेक मिला, क्या कैश या बैंक दोनों में से कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ, तो नो एंट्री. फिर जिस दिन मैंने इस चेक को किसी और को ट्रांसफर किया, क्या मेरा कैश या मेरे बैंक पे कोई इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ, तो कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है कैश बुक में. तो सर क्या हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे? एंट्री करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन कैश बुक में नहीं करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे. ठीक है? अब क्या जर्नल एंट्री करेंगे? बड़ी सिंपल सी है. आपको पहले हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ. यही वाला महक वाला जो था, सो क्या बोला, 5 अप्रैल को, और ये 8 अप्रैल. सो 5 अप्रैल को रिसीव ए चेक फ्रॉम महक 5000. दिस चेक वॉज इंडोर्स्ड टू हर्षित ऑन 8th of April. तो अब मैं क्या करूंगा, 5 अप्रैल को ये एंट्री पास करूंगा. सबसे पहले तो क्या एंट्री पास करी? 5 अप्रैल को चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. किसने दिया? महक ने, तो महक अकाउंट क्रेडिट. बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम महक बट नॉट डिपॉजिटेड. ठीक है? अब 8 अप्रैल को क्या करूंगा? 8 अप्रैल को एक और एंट्री पास करूंगा. 8 अप्रैल को क्या एंट्री पास करूंगा? अब मैं ये चेक किसको दे रहा हूँ? हर्षित को दे रहा हूँ, और हमें पता है डेबिट द रिसीवर होता है, तो हर्षित अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? यस, मैंने क्या दिया? चेक दिया उसे, और वो चेक कौन से अकाउंट में पड़ा था? चेक इन हैंड अकाउंट में. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टू चेक इन हैंड अकाउंट कर दूंगा 8 अप्रैल को. समझ में आया?
यस। तो यहाँ पे नरेशन क्या हाँ लिखना है? सिंपल, बीइंग चेक ऑफ महक इंडोर्स टू अर्शित। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो 3 केस है। तो अब गाइस आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है, अब आप जब भी डबल कॉलम कैश बुक का कोई भी क्वेश्चन देखो ना, और जैसे ही आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन पढ़ो जहां चेक रिसीव हो रहा हो, तो पूरा क्वेश्चन आगे देख लो, कहीं उस चेक के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं दिया बाद में जमा किया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे डेट पे इंडोर्स कर दिया है। और अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपको बोला 5 अप्रैल को रिसीव अ चेक फ्रॉम महक, और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप अज्यूम कर लीजिए ये चेक आपने डिपॉजिट कर दिया सेम डे पे, तो केस 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको गाइस पहले नोट कर लो आप इफेक्ट को, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। सर हल्का सा ऊपर कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आइए। ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, इजी इजी क्वेश्चन मैं करूंगा, टफ वाला आप लोग करोगे, यही तो मजा है पढ़ाने का। तो वीडियोस ऑन रखेंगे फटाफट, और हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व साथ में। तो आप क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आए ना, पहले एक बार ऊपर से नजर डाल लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या केस है। बोला एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेजर्स गुप्ता स्टोर। बोल रहा है कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है देखेंगे। ये बैलेंसेज है। रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, अब देखिए चेक रिसीव हो गया ना, तो आपको आगे तो पढ़ना ही है कि इस चेक का क्या हुआ है। और अगर कुछ नहीं बोला होगा भारती के चेक के बारे में, तो वी विल अज्यूम कि हमने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया। तो ये 7 जून को आपको मिला। अब देखिए 9 जून को क्या बोला है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इन बैंक, मतलब 7 तारीख को तो हमने डिपॉजिट नहीं किया था। ठीक, अच्छा जरूरी नहीं है कि जस्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ही आपको अगला वाला ही ट्रांजेक्शन दिया हो डिपॉजिट वाला, हो सकता है कभी बाद में ऐसे 2-3 ट्रांजेक्शन बाद भी दे सकता है। ये तो छोटा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए इमीडिएटली दे दिया। तो इतना तो पता है 7 जून को कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, अलग से जर्नल एंट्री होगी, और 9 जून को कैश बुक में एंट्री होगी। फिर जून 15 को रिसीव अ चेक फ्रॉम पन्ना लाल, फिर से चेक मिला। आगे देखें, भारती इस चेक रिटर्न डिसऑनर, ये तो भारती का चेक वापस आ गया। देखेंगे क्या करना। पन्ना लाल का चेक, ये जो ऊपर मिला था, देखिए चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल, क्या बोला है, पन्ना लाल चेक वॉज इंडोर्स टू कमल। तो ना रिसीव वाले दिन एंट्री होगी, ना इंडोर्स वाले दिन कैश बुक में एंट्री होगी। एंड लास्ट में बोल रहा है इनकम टैक्स पेड बाय चेक। सो इसको प्रैक्टिकली देखें कैसे होता है। हम फॉर्मेट ले आते हैं ऊपर से। चलो ये हमारा क्वेश्चन, ये बना दिया हमने फॉर्मेट। इन सबको टाटा बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2019 दोनों साइड पे लिख लेते हैं हम लोग। ओके, अब बोला 1 जून को कैश इन हैंड, कैश बैलेंसेस हैं ये, मतलब हमारे पास इतना कैश था। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि हमारे पास बैलेंस होता है तो हम क्या करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, कैश इन हैंड तो लिखा हुआ है, लेकिन कैश एट बैंक की जगह इन्होंने क्या लिख लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लिया है।
तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पहले पढ़ा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस इन बैंक। तो जब नेगेटिव बैलेंस है, जब पॉजिटिव बैलेंस होता है बैंक में, तो वो हमारा एसेट होता है क्योंकि वो हमारा पैसा है। बट अगर नेगेटिव बैलेंस है तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाए। और हमें पता है कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि कैश का अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, बैंक का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो कैश का तो पॉजिटिव बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड है तो एसेट है, एसेट है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस बी बाय डी, ओपनिंग बैलेंस के साथ बी बाय डी लिखते हैं। और कैश वाले कॉलम में जाकर हम 800 रुपये लिख लेंगे। और बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये मैंने एक मिनट, इसको नीचे लाना पड़ेगा मुझे, लिखना पड़ेगा। तो ये कौन सी डेट को था, 1 जून को था। सिमिलरली यहाँ भी मुझे 1 जून को अगेन लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बी बाय डी, और अब बैंक के कॉलम में जाके लिखना पड़ेगा मुझे 5700। तो वैसे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें दोनों यहाँ आए थे, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव बैलेंस था। यहाँ पर एक का पॉजिटिव है इसलिए डेबिट पे, जिसका नेगेटिव है उसका क्रेडिट साइड पर। ये समझ में आया? ओके। अब 7 जून को आपको चेक मिला है। हम क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं, हमें पता है 7 जून को हम लोगों ने डिपॉजिट तो नहीं किया है। सो हम लोग क्या करेंगे, 7 जून को यहाँ एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किससे चेक मिला है ये वाला हमको, टू भारती। कितने का चेक मिला था, लेट्स सी। नहीं, अब इसमें डिस्काउंट भी है तो हमें पता है कि डिस्काउंट वाली एंट्रीज हम कर चुके हैं। जिस तरफ कैश और बैंक होता है उसी तरफ डिस्काउंट भी होगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चेक किसने दिया है, भारती ने दिया है, तो टू भारती कर देते हैं। गाइस इसको ऐसे करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किसने दिया, भारती, तो भारती को क्रेडिट कर देंगे, टू भारती अकाउंट। चेक का मिला है, चेक मिला है हमको 3250 का। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 150 3250 में माइनस हो चुका है कि नहीं हुआ है? यस, हो चुका है। हो चुका है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अगर रिसीव्ड और पेड लिखा है इट मींस डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। सो चेक इन हैंड में 3250 आ जाएगा, इधर 150 आ जाएगा और भारती में आ जाएगा ये प्लस ये। ठीक, ये 7 जून की हमारी एंट्री हो गई। फिर हम क्या कर रहे हैं, 9 जून को। ओके, तो ये बैलेंसेस में कोई डाउट गाइस? नहीं सर। ओके, अब आगे फिर हमने पढ़ा कि 7 जून को हमें चेक रिसीव हुआ, तो क्योंकि हमने डिपॉजिट नहीं करा था इसलिए हमने उसकी जर्नल में एंट्री कर दी अलग से। उसके बाद 9 जून को आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो 9 जून को आपको डेबिट साइड पर एंट्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो रिसिप्ट वाला आइटम हो गया। 9 जून को डेबिट साइड में, अब मैं यहाँ पर ये भारती नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा टू चेक इन हैंड। ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे चाहिए तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ब्रैकेट में लिख सकता हूँ भारती, और क्योंकि डिपॉजिट बैंक में किया इसलिए बैंक कॉलम है। अब आप 3400 लिखोगे बैंक में कि 3250 लिखोगे? 3250। 3250 जितने का चेक है सर, इतना भी कान में बीड़ी थोड़ा ना फंसी है, शक्ल जैसी भी हो दिमाग है। 3250 तो चेक 3250 का था इसलिए 3250। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 15 जून को चेक मिला पन्नालाल से, तो ये पन्नालाल भाई साहब के भी चेक हमने जमा नहीं किया है। इसको कोई डिस्काउंट है क्या? कोई डिस्काउंट नहीं है। यस। कितने का चेक मिला है? 1200 का।
तो 15 जून को हम अगेन यही वाली एंट्री पास करेंगे, बस इसमें डिस्काउंट नहीं होगा, तो डिस्काउंट को अपन रफा दफा कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 9 जून। तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल अकाउंट, और अमाउंट था इसका 1200। ठीक है, उसके बाद ये 15 जून हो गया, फिर 28 जून। अब 28 जून को गाइस क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। इसका मतलब हाँ, डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, मींस मैंने भारती का चेक जमा तो किया था, लेकिन भारती तो भारती है, तो उसका चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस हो गया मींस उसके पैसे नहीं होंगे अकाउंट में, इसलिए चेक वापस आ गया हमारा। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। जब चेक जमा करा था तो रिसिप्ट साइड लिखा था डेबिट साइड, जब चेक बाउंस हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि जब जमा किया था तो बैंक का बैलेंस हमने बढ़ा दिया था, जब डिसऑनर होगा तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम आएंगे क्रेडिट साइड पर और इधर लिखेंगे 20 जून, और यहाँ पर लिखेंगे किसका चेक था, भारती का, तो बाय भारती अकाउंट। और बैंक कॉलम में का चेक था 3250। ये समझ में आया? यस सर। सिंपल है, जिस दिन जमा किया था डेबिट, जब डिसऑनर हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए। उसके बाद 28 जून को हमने पन्ना लाल का चेक इंडोर्स करा, तो इंडोर्स की भी कोई एंट्री नहीं होती है कैश बुक में, तो अलग से आपको नीचे एंट्री करनी पड़ेगी 28 जून को। अब ये चेक हमने किसको दिया है, पन्ना लाल का, कमल को दिया है। हमें रूल्स पता है, डेबिट द रिसीवर, तो हम कमल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट क्या होगा, मैंने उसे चेक दिया है, लेकिन वो चेक को आपने कौन से अकाउंट में रखा हुआ था, चेक इन हैंड अकाउंट। तो जब आया था तो चेक इन हैंड डेबिट किया था, तो जब जा रहा है तो भी चेक इन हैंड को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। चेक था पन्नालाल भाई साहब का 1200 का, तो 1200। नरेशन लिखना हो तो लिख लेना, बीइंग पन्नालाल चेक इंडोर्स टू कमल, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगा बिकॉज आपके बैंक पे इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। नाउ लास्ट 30 जून इनकम टैक्स पेड बाय बैंक, पेड बाय चेक, तो 30 जून को यहाँ पर लिखेंगे। गाइस अगर आपको याद हो, मैंने आपको 11th जब आपको मैं पढ़ा रहा था जर्नल एंट्रीज, तो मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स जो होता है सोल प्रोप्राइटर के लिए पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है। यस सर। तो उसको हम डेबिट, उसको हम ड्राइंग्स अकाउंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट। आप इनकम टैक्स भी लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट बेटर होगा कि हम जो रूल है वो याद रहे। और चेक से पेमेंट किया है इसलिए बैंक में ही लिखेंगे 150। ये समझ में आया? यस सर। सारे ट्रांजेक्शन हो गए, अब आप बैलेंस करेंगे। तो पहले अपन कैश को बैलेंस करेंगे। कैश सीधा होता है, डेबिट साइड हमेशा बड़ा होता है कैश। तो कैश के डेबिट साइड पे 800 था, क्रेडिट साइड पे कुछ था ही नहीं, तो अपना बैलेंस आ जाएगा 800। ठीक है, ये आ गया कैश कॉलम में। अब बैंक का देखो कुछ झंझट उल्टा हो गया। बैंक का क्या है, क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, तो इसका बैलेंस आप इस तरफ लिख लीजिए। डेबिट साइड पर टू बैलेंस सी बाई डी, क्लोजिंग बैलेंस के साथ सी बाई डी लिखते हैं। तो अपना टोटल कितना है 9100, इसमें से माइनस कर देंगे 3250, तो ये अपना नेगेटिव बैलेंस आ गया। और ये बैलेंसिंग की डेट कौन सी होगी, अपना मंथ जून का चल रहा है तो 30 जून आखिरी दिन, इधर भी 30 जून। और आप क्या करेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, इसको ओपनिंग बैलेंस बना करेंगे। तो 30 जून था, तो उसके बाद 1 जुलाई आएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। बैंक का तो ऑपोजिट साइड पर आएगा, कैश का 800 ही रहा, और बैंक का इस तरफ आ जाएगा 1 जुलाई को बाय बैलेंस बी बाय डी, और बैंक कॉलम में 5850 आ जाएगा। ये हो गया काम खत्म। विदाउट सर बैंक वाले अपन राइट पेज पे लिखते हैं? नहीं, राइट पे इसलिए नहीं लिख, राइट भाई जिस तरफ बैलेंस आया उसके ऑपोजिट साइड पे जाएगा। इधर आया था ना अपना बैलेंस, बैंक का बैलेंस नेगेटिव आ रहा था। अगर मेरा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस इधर ही आता
तो इसको भी मैं इधर ही लिखता। ठीक है, यस सर। चलिए नोट कर लीजिए, लिखिए अपने हाथों से लिखिए तो समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में कि क्या होना चाहिए। काफी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको। सर हल्का सा ऊपर कर दीजिए, नोट करना। ओके ओके, सो यू कैन लीव द क्लास। जय श्री राम। जय श्री राम सर।